I request Mrs. Pallavi Munat to start with the session. जय जिनेन्द्र, जय गुरु उमेशाचार्य। अणुमित्र मंडल के वेबिनार पर मैं पल्लवी मोनत आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा विषय है साइबर सिक्योरिटी इन लॉकडाउन। आज के हमारे वक्ता हैं साइबर ब्लॉगर ऑफ ईयर के विजेता श्री राज पगारिया, जो फ्रॉड मैनेजमेंट एवं लीगल एडवाइजर हैं एवं द साइबर ब्लॉग इंडिया के सदस्य भी हैं। आप 7,500 केसेस पर कार्य कर चुके हैं, 250 से ज्यादा वर्कशॉप ले चुके हैं, जिससे 1 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हो चुके हैं। हमें इस सेशन की जरूरत क्यों है? WHO के अनुसार कोरोना फैलने के कारणों में एक कारण करेंसी अर्थात नोट भी है। तो क्या हम नोटों का लेन देन बंद कर देंगे? बंद तो नहीं, अभी तो कम जरूर कर सकते हैं, पर उसकी जगह पेटीएम, यूपीआई, भीम, फोन पे एवं अन्य प्लेटफॉर्म से पेमेंट कर सकते हैं। ऐसी ही अन्य बहुत सारे कार्यों में ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। इसी तरह और भी ट्रांजैक्शन में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इससे जुड़ी सभी समस्याओं का सुलझाने हेतु आमंत्रित करती हूँ श्री राज पगारिया को। स्वागत है श्री राज पगारिया का। सभी लोगों से सादर जय जिनेन्द्र। मैं अणुमित्र मंडल इंदौर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये वेबिनार का आयोजन किया और मुझे आप सभी लोगों से बात करने का मौका दिया। क्योंकि मेरे पास समय की निर्धारित सीमा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि काफ़ी जो एकदम बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक है पर बहुत ज़रूरी है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करूं। तो मैं, आप देख रहे हो कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो जो भी चीज़ें मैं बोलूँगा मैं आपको दिखाऊंगा भी कि यहाँ पर ऐसा होता है, ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाए। काफ़ी कुछ इंट्रोडक्शन तो मेरा ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताते हुए शुरू करूँगा। आज से 5 साल, 5.5 साल पहले जब हम लोगों ने साइबर ब्लॉग इंडिया में काम करना चालू किया था या साइबर ब्लॉग इंडिया की शुरुआत करी थी, तब इंडिया में इंटरनेट यूजर्स थे कुछ 10 या 12 करोड़। आज इंडिया में करीब 50 करोड़ इंटरनेट यूजर्स है। तो 5 साल में हमारे देश में इंटरनेट यूज करने वाले लोग करीब 4 गुना हो गए। अब क्या हुआ है कि हमने इंटरनेट तो चला लिया, पर इंटरनेट को सही से कैसे चलाना है, अपनी सुरक्षा का ध्यान कैसे रखना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे हम बहुत कम ध्यान देते हैं। या फिर अगर हमें कोई बताता भी है तो हमारा एटीट्यूड ये होता है कि जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो हम यूज़ करेंगे। पर ये जो एटीट्यूड है बहुत गलत है। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन के बाद आप लोग भी अपनी सुरक्षा का, अपने डेटा का, अपनी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले जो ये पूरी प्रेजेंटेशन है, ये हम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं और जो जनरल चीज़ें इंटरनेट पे करते हैं उस पर फोकस करा है। तो मैं पहले व्हाट्सएप और फेसबुक की बात करूंगा, फिर मैं ऑनलाइन पेमेंट्स की बात करूंगा, और टुवर्ड्स द कंक्लूजन मैं बच्चे आजकल काफ़ी इंटरनेट यूज़ करने लगे हैं, उसके बारे में भी कुछ 2-4 टॉपिक्स के बारे में मैं ब्रीफली बात करूंगा। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो सारा कंटेंट है मैं शुरू के 35 से 40 मिनट में पूरा कर दूं, और फिर आखिरी में हम लोग क्वेश्चंस लें। अब आजकल जैसे ही लॉकडाउन हुआ है, तो हम लोगों के पास केसेस आ रहे हैं 30 से 40, कैसे दिन 100 केसेस भी आ रहे हैं। लॉकडाउन के पहले हमारे पास एक दिन में 10, 15, 20 केसेस आते थे। तो डेफिनेटली लॉकडाउन के कारण लोग इंटरनेट ज्यादा यूज करने लगे, और ज्यादा इंटरनेट यूज करने लगे तो केसेस भी उतने ही बढ़ गए। अब सबसे पहली जो बात मैं करूंगा वो आपके पासवर्ड्स के बारे में। मुझे लगता है कि आप लोगों ने वो सारी न्यूज़ तो बिल्कुल पढ़ी होगी, जिसमें या फिर किसी की फेसबुक पे वॉल पोस्ट जरूर देखी होगी कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है, अगर मेरे अकाउंट से कोई भी मैसेज आए तो उस पर विश्वास ना करें। अब अकाउंट हैक कैसे होता है? अकाउंट हैक करना पहली बात बहुत ईजी भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है। अब जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने कुछ 3 या 4-5 पासवर्ड्स लिखे हुए हैं। अगर मेरा पासवर्ड सिर्फ राज पगारिया है, सिर्फ मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा नाम और मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मेरी डेट ऑफ बर्थ के साथ मेरा नाम है, या फिर जो लोग मैरिड है उनकी वाइफ का नाम है, उनकी गर्लफ्रेंड का नाम है, उनके बच्चों का नाम है, उनके बच्चों का फोन नंबर है, अगर आपका पासवर्ड ऐसा है जो बहुत सारे लोगों को पता है, तो आपका अकाउंट हैक करना बहुत ईजी है। मान लो कि मेरा अकाउंट फेसबुक पे अकाउंट है, और अब किसी को मेरा अकाउंट हैक करना है, तो मेरा अकाउंट हैक करने के लिए उसे चाहिए पासवर्ड का एक्सेस। तो अगर पासवर्ड का एक्सेस, सबसे पहली कोशिश वो क्या करेगा कि वो ऐसे पासवर्ड्स ट्राई करे जो बहुत इजी हो।
तो जो ये सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ये कुछ ट्राइज हैं जो एक बंदा ट्राई करेगा आपके अकाउंट को हैक करने के लिए। अब अगर आपका पासवर्ड ऐसा हुआ और उस बंदे के पास आपके अकाउंट का एक्सेस आ गया, तो वो क्या क्या कर सकता है? वो सबसे पहले आपके अकाउंट का पासवर्ड चेंज करेगा ताकि आप अपना अकाउंट ना चला पाओ। अभी जो बहुत सारे कॉमन केसेस चल रहे हैं, उसमें जो हैकर होता है आपके अकाउंट का, वो आपके क्लोज फ्रेंड्स को, जिनसे आप रेगुलरली फेसबुक पे बात करते हो, उनको मैसेज करता है कि मेरी फैमिली में बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, आप प्लीज इतने पैसे ट्रांसफर कर दो। फिर वो एक पेटीएम नंबर देता है, फोन पे देता है, कोई भी वॉलेट देता है, या किसी गलत अकाउंट्स की डिटेल होती है वो देता है। और अगर उससे पूछोगे भी कि ये इस अकाउंट में क्यों मंगवा रहे हो, तो वो बोलता है कि अभी यहीं अर्जेंट है, यहीं पे भेज दो। और अगर सामने वाला बंदा ये बोलता है कि अच्छा मैं फोन करके आपसे कंफर्म करता हूँ, तो बोलता है नहीं नहीं, मैं फोन नहीं उठा पाऊंगा। वो पूरी कोशिश करता है कि आपके दोस्तों को बेवकूफ बनाए और वो पैसे ट्रांसफर कर दे। पर ये सारी जो पूरी कहानी है, ये अगर होती ही नहीं, अगर आपका पासवर्ड कुछ ऐसा होता तो यहाँ सबसे नीचे दिया हुआ है, अगर ये पासवर्ड होता तो ये एक ही जगह मैंने @ यूज कर लिया, 11 मेरे नंबर, 11 मेरी डेट है बर्थ की, उसका जो स्पेलिंग है उसमें ई की जगह 3 यूज कर लिया, फिर हैशटैग्स यूज कर लिए। मैं अपना पासवर्ड इजी भी रख सकता हूँ ताकि मुझे याद रहे, पर मैं इस तरह से रखूं कि जो पैटर्न है मेरे पासवर्ड का वो सिर्फ मुझे पता हो, कोई भी गेस ना कर पाए। तो आप लोग भी अपने अकाउंट का पासवर्ड ऐसा रख सकते हो। अब क्योंकि मैं अकाउंट की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको एक बार दिखाता हूँ। ये हमारा फेसबुक अकाउंट में सेटिंग्स अवेलेबल होती है। तो पहली ये जो सबसे है, ये सिक्योरिटी और लॉगिन वाली है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपका अकाउंट भी दूसरा बंदा तो नहीं चला रहा है। सबसे पहले आपकी डिवाइस कहाँ कहाँ से लॉग्ड इन है। ये इस पीसी से मैं अभी चला रहा हूँ, ये मेरा पीसी का नाम है। फिर लॉगिन इन्फो, अगर आप सेव करना चाहते हो किसी डिवाइस में, ऑन कर रखा है। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग भी, सब लोग अपने अकाउंट्स में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा लें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ये एक तरह का ओटीपी होता है जो हमारे इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए आता है। वैसा ही होता है कि आप अपना ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर डालोगे, फिर आप अपना पासवर्ड डालोगे, फिर वो आपसे ओटीपी पूछेगा। तो अगर किसी हैकर के पास आपका यूजर नेम और पासवर्ड चला भी गया, तो उसे ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। तो ओटीपी एक तरह की शील्ड का काम करता है कि अगर उस बंदे ने आपका पासवर्ड गेस भी कर लिया, तो उसको ओटीपी चाहिएगा। पर अब ये मत करना कि आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया और आपके पास फोन आया कि मुझे आपके अकाउंट का ओटीपी चाहिए, तो आपने फोन पे ओटीपी बता दिया। नहीं तो फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाने का कोई मतलब नहीं होगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन सी डिवाइसेस को आपने ऑथराइज कर रखा है लॉगिन के लिए। तो इसने अपने आप ही आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये मेरा लैपटॉप है, फिर ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए, और फर्स्ट टाइम मैंने कब लॉगिन किया था ये डेट भी सारी यहाँ पर है। तो आप ये देख सकते हो और अपने अकाउंट की सिक्योरिटी इंप्रूव कर सकते हो। ये वाला जो ऑप्शन है, गेट अलर्ट्स अबाउट अनरिकॉग्नाइज्ड लॉगिन्स, ये एसेंशियली वो है कि जब भी फेसबुक कोई नई डिवाइस डिटेक्ट करेगा या आप ऐसी जगह से लॉगिन करोगे जहां से आपने नहीं किया है, तो आपको नोटिफाई करेगा। फिर अगर आप अपने अकाउंट से लॉग्ड आउट हो जाते हो आप, तो आप ये फीचर यूज कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो अपने पासवर्ड को आज जरूर जाके चेंज कीजिएगा। जरूर सोचिएगा कि आपका पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो किसी को भी नहीं पता हो। क्योंकि अगर आपका पासवर्ड, मान लो आपके फोन में 1000 कॉन्टैक्ट्स हैं और आपका पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर है, तो एसेंशियली आपका पासवर्ड 1000 लोगों को पता है। तो पासवर्ड का मतलब है सिर्फ आपको पता होना चाहिए। तो आज जरूर जाके इस सेशन के बाद सबसे पहले अपना पासवर्ड चेंज करिएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो हम फेसबुक पे फोटोज डालते हैं और जो फेसबुक पे प्राइवेसी सेटिंग्स होती है उस पे। प्राइवेसी सेटिंग्स का कुछ लोग ध्यान रखते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं रखते। अब फेसबुक पे ये होता है कि आप किसी का भी फोटो डाउनलोड कर सकते हो, पर उसके रोकने के लिए भी सॉल्यूशन है। उसको रोकने के लिए सॉल्यूशन है जो अगली यहाँ पर दिया हुआ है कि आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर पर एक प्रोफाइल गार्ड लगा सकते हो। ये जो गार्ड दिख रहा है, ये अगर गार्ड है तो कोई भी आपका फोटो डाउनलोड नहीं कर सकता है। जो आपका प्रोफाइल पिक्चर है, कोई भी बंदा उसको डाउनलोड नहीं कर सकता है। अब क्या होता है कि अगर वो डाउनलोड नहीं कर सकता, तो कोई बोलेगा कि ये इसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, या फिर किसी और फोन से फोटो खींच सकता है और वो हमारे फोटो का मिसयूज कर सकता है। पर उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। उसके लिए सॉल्यूशन है आपके फेसबुक फोटो पे प्रोफाइल पिक्चर गार्ड के साथ साथ पैटर्न्स भी लगाना। तो अगर आप अपने मोबाइल में अपना फेसबुक अकाउंट खोलेंगे और प्रोफाइल पिक्चर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो वहाँ पे दोनों ऑप्शन आते हैं।
जब आप गार्ड और पैटर्न दोनों लगा देते हैं और कोई बंदा फिर स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करता है तो उसको इस तरह का एक नोटिफिकेशन आता है कि ये स्क्रीनशॉट लेना अलाउड नहीं है। और इतना जब लाइंस और ये सारा पैटर्न आ जाता है तो आपके फोटो को एडिट करके किसी और फोटो पे यूज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो अपने प्रोफाइल पिक्चर पे सबसे पहले गार्ड और पैटर्न जरूर लगाए। फिर फेसबुक पे करीब 150 प्राइवेसी सेटिंग्स होती है। ये वाला पूरा सेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, प्राइवेसी, टाइमलाइन एंड टैगिंग, स्टोरीज, लोकेशन, ब्लॉकिंग, फेस रिकॉग्निशन। आप इसमें कुछ 150 सेटिंग्स है जो अपने अकाउंट की प्राइवेसी के लिए कर सकते हैं। प्राइवेसी का मतलब होता है निजता, गोपनीयता, कौन सी चीज आप कितने लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो। तो अगर आप उसको पब्लिकली करोगे तो उसको कोई भी, जो फेसबुक के 200-300 करोड़ यूजर्स है, वो सारे लोग देख सकते हैं। तो मैं तो नहीं मानता कि हमें अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन इतने सारे लोगों के साथ शेयर, अपनी फैमिली की फोटोज डाल रहे हो या आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो आप जरूर एक बार यहाँ पर जाके देखिएगा और अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स सही कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं कि आपकी पोस्ट कौन देख सकता है, आपको कौन टैग कर सकता है। आप अगर कोई पुरानी पोस्ट है तो उनकी एक साथ प्राइवेसी सेटिंग्स ये तीसरे वाले ऑप्शन के साथ चेंज कर सकते हैं। आपको रिक्वेस्ट कौन भेज सकता है, आपकी फ्रेंड लिस्ट कौन कौन देख सकता है। अब यहाँ पर फ्रेंड लिस्ट को छुपाना क्यों है कि अगर कोई आपका फेक अकाउंट बनाता भी है और आप लिस्ट को आपने ओनली मी पे कर रखा है, मतलब सिर्फ आपको खुद को ही दिखेगी, तो उस बंदे को बहुत मुश्किल पता चलेगा कि आपके दो चार दोस्त कौन है। पर अगर आपने अपनी फ्रेंड लिस्ट फ्रेंड्स कर रखा है, पब्लिक कर रखा है, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सबको दिखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि मैंने आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स है तो आपका फोटो भी डाउनलोड कर लिया, नाम भी देख लिया, और फिर जो आपके सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी। उससे ये होगा कि जो आपके ओरिजिनल अकाउंट है उसका मैं पूरा क्लोन हूबहू बना लूंगा। तो फिर आपके अकाउंट से मैं कुछ अभद्र या अश्लील कर सकता हूँ, किसी को गालियां भी दे सकता हूँ। वो बाद में पता चलेगा कि वो अकाउंट किसने बनाया है, जबकि डैमेज हो चुका होगा। तो सबसे पहले अपना पासवर्ड चेंज करने के बाद आप अपनी प्राइवेसी जरूर जाके देखिएगा और एक एक ऑप्शन में जाके देखिएगा कि कहीं पब्लिक तो करा हुआ नहीं है, फिर कुछ ऐसा तो नहीं है जो सबको नहीं दिखना चाहिए, या फिर ऐसा कर सकते हो जैसे अगर आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हो जो ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो फिर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालना बिल्कुल बंद कर दो और अपनी पोस्ट की सेटिंग पब्लिक कर लो। पर अगर आप सिर्फ आप दोस्तों को दिखाने के लिए शेयर कर रहे हैं तो आपको पब्लिक नहीं करना चाहिए। जैसे मेरा ये अकाउंट है यहाँ पर पब्लिक है, ये होना चाहिए। तो फिर आप यहाँ एडिट पे क्लिक करें और इसको पब्लिक से फ्रेंड्स या फिर और तो ओनली मी पे करें। ऐसे एक एक करके आप अपनी सारी प्राइवेसी सेटिंग्स चेंज करें। आप ये सारी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपको अपना पासवर्ड है, फिर दूसरा उसके बाद अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना है। अब मैं आता हूँ, अभी जो लॉकडाउन में बहुत सारे हैशटैग्स चले हैं अलग 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 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी, जहाँ पर हैशटैग साड़ी चैलेंज चलता है। अब आपको लगेगा कि यार मैं तो बस एक फोटो ही तो डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ, नुकसान क्या होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है डीप डीप न्यूड्स। उसमें क्या होता है कि अगर आप अपने कपड़े वाला फोटो डालोगे, आप अपने कपड़े वाला फोटो डालोगे तो वो जो एप्लीकेशन है वो बिना कपड़े वाला फोटो जनरेट करके देगा। अब मैं अभी आपको प्राइवेसी सेटिंग्स की बात कर रहा था, तो ये देखिए ये वाला यहाँ पर मैंने सिर्फ साड़ी चैलेंज सर्च किया आप लोगों को दिखाने के लिए और मैं फोटोज पे गया। अब यहाँ पर देखिए कितनी सारी फोटोज है जो लोगों ने डाली है। इन सारी फोटोज को मैं
भी कर सकता हूँ। हेलो, हाँ, तो मैं साइड चैलेंज की बात कर रहा था। तो ये जो सारे फोटोज है जिसमें आप लोग नॉमिनेट करते हैं, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने 2 लोगों को टैग किया है, फिर किसी फोटो में ज्यादा लोगों को टैग किया होगा, 8 लोगों को। होल्ड ऑन सर, कुछ नेटवर्क इशू है आई थिंक। फिर मैं यहाँ पर जो फेसबुक पे एप्लीकेशंस होती है वो अननेसेसरी परमिशंस मांगती हैं। परमिशंस कैसे? अभी जैसे रामायण चल रहा है, तो आप लोगों ने फेसबुक पे बहुत सारी एप्लीकेशंस देखी होगी जिसमें लिखा हुआ आता है कि आप रामायण के कौन से पात्र हैं, या फिर मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है कि आप बॉलीवुड के कौन से स्टार हैं, या आपकी डेथ कैसे होगी, आप करियर में क्या करेंगे, आप 10 साल बाद क्या करेंगे, 25 साल बाद क्या करेंगे। तो ये सारी एप्लीकेशन जब आप यूज करते हैं तो ये आपसे आप अपने पूरे अकाउंट की परमिशंस मांग लेती है। तो जो आपके अकाउंट की सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो एसेंशियली इन सारे लोगों के पास चल जाती है। अब क्या होता है कि इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, मैं कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने कुछ 3 करोड़ या उससे ज्यादा लोगों का डेटा इकट्ठा करके, वो डेटा इकट्ठा करने के बाद उन्होंने उसकी प्रोफाइलिंग करी थी, और वो प्रोफाइलिंग का यूज हुआ था चुनाव में। तो हो सकता है कि आपने कोई रामायण वाली एप्लीकेशन यूज करी, किसी ने आपका डेटा कलेक्ट किया, और पता चल रहा है आपको अगले 4 साल तक सिर्फ एक ही पार्टी के एडवर्टीजमेंट फेसबुक पे दिख रहे। तो आप किसी भी एप्लीकेशन को इतनी परमिशंस ना दीजिए। फिर उसके बाद आप इन सारी एप्लीकेशंस को ये भी करते हो कि अपने अकाउंट के अपने बिहाफ पे पब्लिश करने की परमिशन दे देते हो। तो आपने बहुत बार देखा होगा आपके किसी दोस्त के अकाउंट से एक जैसी पोस्ट आ रही है जो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो फिर आपका अकाउंट वायरस फैलाने के लिए भी यूज हो सकता है, क्योंकि आप पोस्ट करोगे, आपका दोस्त क्लिक करेगा, और और उसके बाद उसके सिस्टम पे भी वो वायरस डाउनलोड हो जाएगा, उसका सिस्टम भी खराब हो सकता है और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो साड़ी चैलेंज के बाद मैं व्हाट्सएप पे आता हूँ। आप सब लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, आप लोगों ने ये सारे कुछ देखे ही होंगे जो इधर यहाँ राइट हैंड साइड पे लगे हुए हैं कि कोरोना वायरस के कारण ये फ्री में मिल रहा है, वो इतने का कूपन दे रहा है, ये वैक्सीन मिल गई है, या फिर ऐसा करने से कोरोना वायरस नहीं गया था अब अगली चीज से जाएगा। तो ये सारी फेक न्यूज होती है, और ये ऐसी लिंक्स होती है जैसे ये netflix-usa.net है यहाँ पर। तो अब क्या होगा कि ये फर्जी वेबसाइट है, यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स मांग लेंगे, नाम, मोबाइल नंबर, डेबिट कार्ड डिटेल्स और सारी चीजें, पर आपको कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा। पर जो नेटफ्लिक्स की वेबसाइट है वो netflix.com या netflix.in हो सकती है, पर ये फर्जी वेबसाइट है। तो ऐसी लिंक्स पे आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना चाहिए। फिर एक तरह का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है व्हाट्सएप पे फेक न्यूज शेयर करने का, वो ये है जो मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स होते हैं। इंडिया में मॉब लिंचिंग होना कोई नई बात नहीं है, बट जितने मॉब लिंचिंग इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें से काफी सारों को फेक न्यूज से रिलेट किया गया है। तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप जो न्यूज शेयर कर रहे हैं उससे उसका खतरा ये भी हो सकता है। व्हाट्सएप ने फेक न्यूज रोकने के लिए कुछ कुछ लिमिटेशंस लगाई है कि फॉरवर्ड अगर मैसेज होता है तो उस पर फॉरवर्डेड लिखा हुआ होता है, या आप एक टाइम पे 5 से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब क्या है कि ये जो फेक ऑफर्स होते हैं, तो मैं फेक वेबसाइट्स की बात कर रहा था, यहाँ पे आपका डेटा चोरी हो जाता है, फिर उसका मिसयूज भी हो सकता है। ऐसे भी ऑफर्स आते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि अगर ये आप 10 लोगों को शेयर करोगे तो आपको ये ऑफर मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज नो वे कि कोई वेबसाइट ये पता लगा लेगी कि आपने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज 10 बार अपने दोस्तों को शेयर किया है। तो प्लीज ऐसे ऑफर्स के झांसे में ना आए और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना शेयर करें। और फेक न्यूज शेयर करके अगर कुछ भी गलत काम होता है तो वो भारतीय कानून के तहत पनिशेबल ऑफेंस है। तो व्हाट्सएप पे जिस भी तरह की न्यूज आती है हमेशा चेक करिए कि वो न्यूज सही है या गलत है, हमेशा क्रेडिबल सोर्सेज को प्रेफर कीजिए। व्हाट्सएप पे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की न्यूज आती है उसको प्लीज बिल्कुल भी उस पर विश्वास ना कीजिए। थंब रूल ये है, बेसिक रूल ये है कि जो भी व्हाट्सएप पे न्यूज आती है वो फेक है, फिर अगर आप वेरीफाई कर लो तो उसको मानो कि सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब
एक इसमें मैं अभी, जैसा जब पल्लवी जी बोल रही थी तब उन्होंने बताया कि हमें अब ऑनलाइन माध्यम का यूज करके पेमेंट्स करना होंगे। बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल इससे ऑनलाइन पेमेंट्स में ग्रोथ भी होगी। अभी मेरे पास परसों ही एक केस आया था जिसमें एक मुंबई का कपल है, उन्होंने ग्रॉफर्स करके एक एप्लीकेशन है जिसपे आप अपनी ग्रॉसरी ऑर्डर कर सकते हो। तो उन्होंने ग्रॉफर्स यूज करके ग्रॉसरी ऑर्डर करी, और जो उनका ऑर्डर था उसमें से 2 या 3 आइटम्स मिसिंग थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गूगल सर्च किया। ठीक है, उन्होंने गूगल सर्च किया, तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है, कि अगर आप ग्रॉफर्स कस्टमर केयर सर्च करोगे या फिर किसी भी एप्लीकेशन का कस्टमर केयर नंबर शेयर करोगे, तो उसकी वेबसाइट तो आएगी या नहीं आएगी, पर दूसरी बहुत सारी फर्जी वेबसाइट्स आएगी जहां पर हो सकता है कि ग्रॉफर्स का कस्टमर केयर नंबर हो ही ना। अब जब वो कस्टमर केयर नंबर होगा ही नहीं और आप उस नंबर पे कॉल करोगे, तो ये जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, ये जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग होते हैं, ये बात करने में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि कुछ चंद सेकंड्स में ही आपका विश्वास जीत लेते हैं और आपको ये बिलीव करवा देते हैं कि वो ही ग्रॉफर्स के कस्टमर केयर वाले हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो बोलते हैं कि आप अपने, मैं आपको अपने आपके फोन पे अकाउंट पे एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आप अगर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं, पर अब यहाँ पे रिक्वेस्ट में नीचे पे का बटन है। पे मतलब आप किसी को पैसे दे रहे हो। जब आप किसी को पैसे दे रहे हो तो आपको रिफंड कैसे मिलेगा? पर उन्होंने क्या किया, जो मुंबई वाला कपल था, उनको 400 कुछ रुपए का रिफंड चाहिए था, और उन्होंने 40 हजार के 6 या 7 ट्रांजेक्शन करके कुछ 2,60,000 रुपए उनके अकाउंट से चले गए, क्योंकि रिफंड करने के लिए आपको किसी को पेमेंट वाली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना होती है। ये बहुत ध्यान रखिएगा। आप OLX पे भी कोई प्रोडक्ट डालते हैं तो बहुत सारे ऐसे फ्रॉडस्टर्स हैं जो आपको बोलते हैं कि अच्छा, मैंने आपको पेमेंट की रिक्वेस्ट भेजी है, एक्सेप्ट कर लो। और आप अगर एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, क्योंकि अगर ये जो स्क्रीन पे यहाँ पे पे वाला बटन है, यहाँ पे अगर आप टैप करोगे तो आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम होता है, उसमें अगर आपको किसी से पैसा मंगवाना होता है तो आपको सिर्फ उस अकाउंट नंबर देना होता है, सिर्फ अकाउंट नंबर देना होता है और आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। आपको जाके कहीं पर साइन नहीं करना होता है। तो जो आपका पिन होता है या आपका पासवर्ड होता है, वो बिल्कुल साइन करने के जैसा होता है। तो आपको किसी से भी पैसा मंगवाने के लिए पिन नहीं डालना पड़ेगा, इस बात का बहुत ध्यान रखिए। तो अगर आपको किसी से पैसा लेना है और आप अपना फोन पे का नंबर देंगे या पेटीएम का नंबर देंगे, अपना यूपीआई एड्रेस देंगे, वही काफी है पैसा लेने के लिए। और जहां तक बात है ऑनलाइन ऑर्डर करने की, तो जिस भी एप्लीकेशन का यूज करके आप ऑर्डर कर रहे हैं, उसी में ऑप्शन होता है कस्टमर केयर का। तो कभी भी गूगल पे सर्च करके फेक वेबसाइट्स पे जो नंबर्स हैं उन पे कॉल करके अपनी जानकारी ना दें, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। अब इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि रिकवरी होने के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। हम लोगों ने काफी केसेस पे काम किया है, और 1% से भी कम चांस होता है आपकी रिकवरी होने का। रीजन ये है कि जो रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है वो बोलती है कि अगर कस्टमर ने अपनी इंफॉर्मेशन खुद शेयर करी है या खुद, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आउट ऑफ क्वेश्चन है, तो सिर्फ आपके पास एक रास्ता बचता है, वो है साइबर सेल में जाकर कंप्लेंट करने का। कि अकाउंट वो आगे 10 अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, फिर 10 से 25 अकाउंट में करते हैं, और उसी टाइम जिस दिन ये विड्रॉ करके जिस दिन डिपॉजिट करते हैं उसी दिन विड्रॉ कर लेते हैं। तो पुलिस जब इनके अकाउंट्स सीज करती है, और ये सारे अकाउंट्स फर्जी आईडी कार्ड्स पे या फिर किराए वाले होते हैं, तो जब पुलिस इन अकाउंट को सीज करती है तो उनके पास कुछ नहीं मिलता है। और अगर पुलिस जाकर उन लोगों को पकड़ भी लेती है तो उनके पास कोई कैश नहीं मिलता है। तो आपके जो अकाउंट से पैसा गया है उसकी रिकवरी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए अपने जहां पर भी आपको कोई पेमेंट करना हो वहीं पर पिन डालें, जहां पर आपको पेमेंट लेना हो वहां पर प्लीज अच्छे से ध्यान रखिए कि आपको पिन और पासवर्ड किसी भी तरह का नहीं डालना है। जैसे नॉर्मल किसी
बिना इंटरनेट के माध्यम से आपको पैसा लेना होगा तो आप अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड बताओगे। वैसे ही आपको डिजिटल माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से पैसा लेना है तो आपको अपना पेटीएम का नंबर या फोन पे का नंबर या फिर यूपीआई एड्रेस बताना है। दैट्स इट। इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बताना है। अब सॉरी, जब से लॉकडाउन चालू हुआ है मैंने फेसबुक पे नोट किया है कि कुछ कुछ डेटिंग एप्लीकेशंस के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं जो बहुत ही मिसलीडिंग होते हैं। वो जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो लोगों को लुभाने के लिए होते हैं कि आप आओ हमारी एप्लीकेशन चलाओ ताकि आप लड़कियों से बात कर सकोगे, लड़कों से बात कर सकोगे और बहुत इजीली आप कन्वर्सेशन कर सकते हो। और तो वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं एक तरह से। अब क्या है कि लॉकडाउन के बाद से लोगों के पास बहुत टाइम है, पूरा दिन टाइम है। सो ये डेटिंग एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स कर रही हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस तरह से। अब वो एडवर्टीजमेंट करने के बाद जब एक विक्टिम अकाउंट बनाता है तो वो विक्टिम अकाउंट बनाने के बाद जिससे ऐसा काफी केसेस में देखा गया कि वो जिस लड़की से बात करना शुरू करता है वो लड़की उसको वीडियो कॉल करने के लिए बोलती है। फिर वीडियो कॉल पे वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। लड़का वीडियो कॉल पे अपने कपड़े भी खोल देता है और जब वो ये सारी हरकतें कर रहा होता है वो जो सामने वाली लड़की होती है, हो सकता है कि वो लड़की ना हो, कोई लड़का ही हो, पर वो जो सामने वाला जो भी वो अकाउंट चला रहा होता है वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल का स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता है। और वो स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद उसको ब्लैकमेल करने लगते हैं, उसको परेशान करने लगते हैं और उसको बोलते हैं कि इतने पैसे दो नहीं तो हम तुम्हारा वीडियो यहाँ पे वायरल कर देंगे। जैसे 2 स्क्रीनशॉट है जिसमें लिखा हुआ है कि वीडियो डिलीट करने का चार्ज पे करो और लड़का लिख रहा है अब कितने। ये लड़का ऑलरेडी 50 से 60 हजार रुपए इस लड़की को दे चुका था। तो वो बार बार आपसे पैसे मांगेंगे और फिर क्योंकि जो विक्टिम है उसको पैसे देना पड़ेंगे। फिर वो लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पे प्राइवेट मोड में भी वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो जो आपको राइट एंड पे एक यूट्यूब का थंबनेल दिख रहा होगा वो प्राइवेट मोड में करके फिर लोगों को डराते हैं कि देखो हमने तुम्हारा वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया, आप इसको वायरल कर देंगे। तो इस तरह से वो ब्लैकमेल करते हैं और ब्लैकमेल वो इस हद तक पहुंच जाते हैं ब्लैकमेलिंग करने में कि वो पुलिस के फर्जी आईडी कार्ड्स यूज करके विक्टिम को फोन लगाते हैं कि देख बेटा ऐसा है, तेरी कंप्लेंट मेरे पास आई है और इफ यू डोंट पे तो मैं इस पे इन्वेस्टिगेशन चालू कर दूंगा। तो विक्टिम को और डर लगता है और विक्टिम उनको और पैसा दे देता है। तो अभी कल ही एक केस आया था जिसमें एक विक्टिम ने ऐसे अपने ब्लैकमेलर्स को 3.5 या 3,55,000 कुछ रुपए दे दिए थे। तो किसी भी आलतू फालतू या नॉट सो वेल नोन डेटिंग एप्स पे भरोसा ना करें। आप जिस भी व्यक्ति से ऑनलाइन बात करें इंश्योर कर ले कि वो सही है या 1 या 2 दिन में उसके साथ ऐसी चीजें ना करें। इंडिया में अगर आप कानून की बात करें तो इंटरनेट का माध्यम यूज करके किसी भी तरह का अश्लील कंटेंट पब्लिश करना या ट्रांसमिट करना क्राइम है। पोर्नोग्राफी देखना क्राइम नहीं है, पर किसी के साथ शेयर करना, किसी को जबरदस्ती दिखाना डेफिनेटली क्राइम है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना भी क्राइम है और गैंगरेप और रेप के वीडियोस देखना भी क्राइम है। अब इसमें ऐसे केसेस में जब एक विक्टिम अपनी ऐसी वीडियो ऐसे किसी के साथ वीडियो कॉल कर चुका होता है और उसकी ऐसी वीडियो ब्लैकमेलर के पास होती है तो उसके पास क्या उपाय होता है? उसके पास ये उपाय होता है कि उसको सबसे पहले जाके उसके जो जिले में या शहर में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वहाँ रिपोर्ट करना चाहिए। जब तक वो रिपोर्ट नहीं करेगा तब तक पुलिस को पता नहीं चलेगा कि ऐसे भी लोग हैं और उस विक्टिम के जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये लोग ब्लैकमेल कर रहे होंगे। तो रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग रिपोर्ट करने से इसलिए भी डरते हैं कि मेरे घर वालों को पता चल जाएगा, सोसाइटी को पता चल जाएगा, समाज में लोग क्या बोलेंगे, और इस तरह इन कारणों से वो रिपोर्ट नहीं करते। अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो एक्सट्रीम केस में ये होगा कि वो विक्टिम सुसाइड भी कर सकता है। तो उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए और वो अपनी कंप्लेंट में ये लिख सकते हैं कि उनकी जो भी जानकारी है वो गुप्त रखी जाए, कॉन्फिडेंशियल रखी जाए। और जब भी पुलिस को कुछ भी उनसे पूछताछ करनी हो, इन्फॉर्मेशन लेनी हो, उनके फोन पे कॉल करके उनको बुलाए। तो आप रिपोर्ट कर सकते हो एट द सेम टाइम अपनी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रख के। तो ऐसा अगर आप किसी भी अपने आसपास किसी को जानते हो तो उसको डीमोटिवेट करने के बजाय बिल्कुल मोटिवेट कीजिए कि रिपोर्ट करे, इसका सॉल्यूशन है और डेफिनेटली सॉल्यूशन है। ठीक है। अब आप लोगों में से मुझे तो नहीं पता, मैं तो यूज नहीं करता हूँ, पर अगर आप लोग कोई ऐसा थर्ड पार्टी ऐप लॉक यूज करते हैं
तो यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है जिसमें ऐसी एप्लीकेशंस आपसे परमिशन मांगती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जो फेसबुक पे एप्लीकेशंस होती हैं वो कितनी परमिशंस मांगती हैं। अब जो ये ऐप लॉक होता है, जो आप अपने फोन के लॉक के अलावा भी कुछ एप्लीकेशंस पे लगाने के लिए इंस्टॉल करते हैं, वो आपसे सारी चीजों की परमिशन ले लेता है। आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी लोकेशन, आपका फोन, आपके एसएमएस, आपके फोटोज, आपकी फाइल्स, आपका कैमरा, आपका वाईफाई कनेक्शन, आपके ब्लूटूथ कनेक्शन, आपकी डिवाइस, कॉल आईडी, सब कुछ। तो अगर किसी एप्लीकेशन के पास आपके सारे डेटा का एक्सेस है, तो वो डेटा डेवलपर, जो एप्लीकेशन का डेवलपर है या जिसकी एप्लीकेशन है, उसके पास भी जा सकता है। तो आपको कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लॉक यूज नहीं करना चाहिए। आपको अपने फोन के लॉक को ही अच्छा सा पासवर्ड सेट करके रखना चाहिए, ताकि आप ही का डेटा सुरक्षित हो। ठीक है, अब इसमें मैं आखिरी सेगमेंट पे आता हूँ, क्योंकि अब 4:04 भी हो चुके हैं। जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, नो डाउट बच्चे पहले भी इंटरनेट चला रहे थे, कि जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से मेरे पास कुछ कुछ ऐसी क्वेरीज आई हैं कि राज, मेरे बेटे ने आज 5 घंटे पबजी खेल लिया और पबजी की एप्लीकेशन खुद ही बंद हो गई है, अब क्या करें, और वो किसी से बात नहीं कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज्यादा सीरियस है, ऐसा मेरा मानना है, कि वो एप्लीकेशन इसलिए बंद हो रही है क्योंकि वो एप्लीकेशन 5 घंटे से ज्यादा नहीं खेलने देती है। अब पबजी से रिलेटेड न्यूज आर्टिकल्स आपने पेपर में बहुत देखे होंगे कि 25 घंटे लगातार खेलने से किसी की डेथ हो गई, 5 घंटे 6 घंटे खेलने से कार्डियक अरेस्ट आ गया। नीमच की एक न्यूज है लास्ट ईयर की। तो जब से लॉकडाउन हुआ है, बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन लगने लगी है, दे आर यूजिंग इंटरनेट, वो पहले से काफी ज्यादा इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो इंटरनेट में जो बच्चों के दो मेजर यूज होते हैं, वो एक होता है ऑनलाइन गेमिंग और दूसरा होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब ऑनलाइन गेमिंग से क्या होता है कि एक तरह का वो एडिक्शन बन जाता है। वो एडिक्शन बन जाता है कि बच्चा अगर गेम खेल रहा है तो किसी से बात भी नहीं करेगा, किसी से सुनेगा भी नहीं, खाना भी नहीं खाएगा। तो अगर आप किसी अपने आसपास ऐसे बच्चे को जानते हैं तो उससे बात करिए, उसे समझाइए कि ये सही नहीं है, और कोशिश करिए कि से बात करवा के उसका एडिक्शन खत्म हो। क्योंकि किसी पबजी का जो गेम चलता है, अगर आप उसमें माइक ऑन करके जिस तरह की लैंग्वेज यूज होती है, जिस तरह की बातें होती है, वो डेफिनेटली एक बच्चे के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि जब भी वो अगर कोई भी बच्चा ऑनलाइन गेम खेल रहा है तो वो गलत लोगों के साथ तो बात नहीं कर रहा है, या बहुत ज्यादा तो नहीं खेल रहा है जिससे उसकी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट पड़ रहा है, या फिर पता चल रहा है कि 10 दिन से वो पबजी में एक बार भी जीत नहीं पाया तो वो डिप्रेशन में जा रहा है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चों को इंटरनेट यूज नहीं करना चाहिए, बच्चों को इंटरनेट यूज करना चाहिए, पर पेरेंट्स को मॉनिटर भी करना चाहिए। पेरेंट्स को मॉनिटर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बच्चे के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है उतनी अच्छी सही या गलत आइडेंटिफाई करने की। पर अगर पेरेंट्स बच्चे को ये बोलेंगे कि तू चलाएगा ही नहीं, तो उनका वो बच्चा कभी भी उनसे बात नहीं करेगा। ठीक है, तो एक बीच का रास्ता निकलना पड़ता है कि उसको इंटरनेट भी चलाने दे, पर उसको ऑब्जर्व भी करे, उसकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व भी करे। अब इंडिया में ऐसी बहुत सारी रिसर्च स्टडीज हुई है जो ये बोलती है कि जो इंडिया में स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, वो सबसे ज्यादा बुलिंग का शिकार होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये बहुत कंसर्निंग है। अब बच्चे अगर ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करने लगे हैं तो अब क्या है कि जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाते हैं तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि भारत का जो कानून है उसके तहत आपको कम से कम 18 साल का होना पड़ता है। किस चीज के लिए 18 साल का होना पड़ता है? कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए। तो जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करते हैं तो वो भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जो इंडिया का लॉ है वो तो ये बोलता है कि अगर आपको सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाना है तो आपको 18 साल का होना चाहिए, पर ये लॉ इतना स्ट्रिक्टली फॉलोड हुआ नहीं है। कोर्ट्स के सामने भी ये काफी बार क्वेश्चन आया है, हाई कोर्ट्स के सामने, पर इस पे अभी तक कुछ ऐसा सॉलिड जजमेंट आया नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है उतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए। पर क्या होता है, जो बच्चे 13 साल के भी नहीं होते हैं वो अपना फेक अकाउंट बना लेते हैं गलत डेट ऑफ बर्थ डाल के। तो कभी कभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि कोई 11-12 साल का बच्चा है, आज उसका 25वां बर्थडे है, मतलब उसने फेसबुक पे अपनी गलत डेट ऑफ बर्थ डाली है।
तो आप एटलीस्ट ये इंश्योर करिए कि आपका बच्चा 13 साल का है, वो अपनी कहीं कोई गलत जानकारी नहीं डाल रहा है। और अब क्या है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बच्चों में बड़ा क्रेज होता है कि मेरे फोटोज पे ज्यादा लाइक आना चाहिए, मेरे इंस्टाग्राम पे ज्यादा फॉलोवर्स होना चाहिए, तो वो किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जिस तरह से हम, जैसे जब भी मैं बच्चा था या बच्चों को इसे सिखाया जाता है कि अगर आप कहीं हो, स्कूल जा रहे हो, कहीं से आ रहे हो और कोई अनजान व्यक्ति आके आपको कोई चॉकलेट देता है तो आपको वो चॉकलेट नहीं लेना चाहिए। ये बहुत सिंपल उदाहरण है और बहुत सही लेसन है जो यहाँ पर भी लगता है कि अगर आप फेसबुक का यूज कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम का यूज कर रहे हो, तो आपको किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट या फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो अनजान व्यक्ति आपसे बात करने की कोशिश भी करता है तो उसको आपको रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप किसी अनजान व्यक्ति से कुछ खाने की चीज नहीं लोगे, वैसे ही हूबहू उसी तरह से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए और अनजान व्यक्ति से बात भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये हो सकता है कि वो जो भी अनजान व्यक्ति है वो धीरे धीरे बात करने लगे और एक बच्चे से पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछने लगे और बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि वो अपनी क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। तो इसीलिए ये इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी अनजान व्यक्ति से बात ना करे। अगर कोई बच्चा है तो वो खुद ना करे, अगर आपके बच्चे हैं तो ध्यान रखें कि वो इंस्टाग्राम फेसबुक चला तो रहे हैं पर किसी अनजान व्यक्ति के साथ बात नहीं कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे भी काफी केसेस हम लोगों के पास आते हैं जिसमें एक 15-16 साल का बच्चा या 14 साल का बच्चा अपने ऐसे फोटोज शेयर कर देता है किसी 20-22-25 साल के व्यक्ति के साथ जो उसको नहीं करना चाहिए। तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि बहुत जैसे रिसर्च हुई है इसमें ये बोला गया है कि 10 में से 8 इंडियंस ने कहीं ना कहीं ऑनलाइन हरासमेंट फेस किया है। तो और बच्चों के केस में ये सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। तो ध्यान रखें। यही सारी चीजें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। ये मैं यहाँ पर मेरा नंबर है, यहाँ पर मेरी टीम की वेबसाइट है, हम लोगों का फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट है, हम लोगों का व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी है। मैं इसको सही कर देता हूँ और नहीं है। तो आप हम लोगों की व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे भी जुड़ सकते हो। अब व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे आप जुड़ेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट ऐड करना होगा, तो मेरी टीम आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लेगी। हम रेगुलरली अपडेट्स भेजते हैं साइबर सिक्योरिटी और साइबर लॉ से रिलेटेड, जिससे आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेगी। मेरी टीम में ये बहुत अच्छी बात जो मुझे लगती है अपनी टीम के बारे में कि हम लोग सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में ही नहीं, हम लोग मराठी, तमिल और तेलुगु, मारवाड़ी और पंजाबी में भी लोगों की क्वेरीज का आंसर करते हैं। तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज आपको जानते हो तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा हमारे लिए आपकी क्वेरीज को आंसर करने का। तो आप हमारी हेल्पलाइन से जुड़ सकते हैं, हमारी वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मेरा पर्सनल नंबर भी है, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहे डायरेक्टली तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। अब अगर आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं मैं वो लेना चालू करूंगा, तो आप चैट सर बॉक्स में। सॉरी टू डिस्टर्ब, एक कॉमन क्वेश्चन था सर। हाँ अ, जी। अभी क्या होता है कि हम ऑलरेडी हम मोबाइल फोन यूज कर ही रहे हैं, तो हाँ उसमें हमारे हाँ पास अभी सेवरल एप्लीकेशंस ऑलरेडी रनिंग है ही। जी अब उस केस में क्या है, अभी हमें यही नहीं पता है कि हमने बहुत सारी एप्लीकेशन में बहुत सारा एक्सेस दे रखा है, आइदर लोकेशन का या एल्बम का, माइक्रोफोन का या मैसेजेस का। हाँ तो हाँ उसको हम वापस से कैसे क्या सुधार कर सकते हैं? और आगे भी जैसे बहुत सारी एप्लीकेशन हमको यूज करने में आती है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले उबर, तो उबर का हाँ जो अगर हम देखें तो वो हमको लोकेशन का तो इनेबल मांगेगा ही सही। जी तो बिल्कुल। हमको जो जो एप्स रहती है उसमें कहाँ किस हद तक का ध्यान रखना है कि किस चीज का एक्सेस देना और किसका नहीं देना, सर एक इस पे क्लियरिटी दे दीजिएगा। जी बाकी सभी सदस्य से निवेदन है, जो भी क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में अपने शेयर कीजिए। थैंक यू। हाँ, तो सबसे पहले जो एप्लीकेशंस की बात है, तो देखिए एक चीज होती है ट्रस्ट। ठीक है, आप सरकार से कोई सेवा लेते हैं, कोई सर्विस सरकार देती है, आप सरकार पे ट्रस्ट करते हैं। वैसे ही जो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उसमें एक ट्रस्ट होता है। तो जब भी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो आप हमेशा ये इंश्योर करिए कि जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हैं वो फर्जी एप्लीकेशन ना हो। उस एप्लीकेशन वो अच्छी पॉपुलर एप्लीकेशन हो, वो वेल नोन एप्लीकेशन हो और उस एप्लीकेशन से रिलेटेड ऐसा कोई इशू न्यूज में नहीं आया हो
जैसे अब अगर हम पेमेंट्स की बात करें तो कोई भी नया वॉलेट आ जाएगा तो उस पर आपको इतना इजीली ट्रस्ट नहीं करना है। वो भले ही आपको पहला ट्रांजेक्शन करने के लिए 1500 रुपए कैशबैक दे रहा है, ठीक है। अब जो पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं वो है पेटीएम, फोन पे। अब यहाँ पर ये भी आप लोगों को जो एक इसमें क्वेश्चन मुझसे कहीं पूछा गया है चैट बॉक्स में कि सबसे सेफ पेमेंट एप्लीकेशन कौन सी है, तो मैं ये सारी एप्लीकेशंस के कंटेक्स्ट में आप लोगों को आंसर करना चाहूंगा कि सबसे सेफ कुछ नहीं होता है। जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो परफेक्शन कुछ नहीं होता है। जैसे जूम एप्लीकेशन ले लो, तो जूम में भी उतनी खामियां हैं जितनी ऐसी सिमिलर एप्लीकेशंस में है, पर वो खामी किसी ने पकड़ ली और सबको पता चल गया। वैसे ही सारी एप्लीकेशंस का होता है। कंपनीज अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो जितने ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा से रिलेटेड मेजर्स है वो लगाएं, पर जो इंसान होते हैं वो साइबर सिक्योरिटी में सबसे कमजोर कड़ी होते हैं। इजीली अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर देना, किसी बंदे को अपना पासवर्ड बता देना, अपना पासवर्ड कमजोर रखना। तो एप्लीकेशन वो यूज करें जो पॉपुलर हो, वेल नोन हो और ट्रस्टेड सोर्स से डाउनलोड करें। जैसे एंड्रॉइड में सोर्स होता है आपका गूगल प्ले स्टोर, एप्पल में होता है ऐप स्टोर, तो यहीं से एप्लीकेशंस डाउनलोड करें। मैंने बहुत बार देखा है कि जब कोई प्रीमियम एप्लीकेशन होती है जैसे गेम्स वगैरह, तो लोग गूगल पे से कोई भी कहीं से भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको नहीं पता है कि उस एप्लीकेशन में क्या होगा और आपका क्या डेटा चोरी कर सकता है। फिर जब एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर ली है तो आपको ये ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन आपने अपने लिए डाउनलोड करी है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं करी जिसको आप नहीं जानते हो। तो एप्लीकेशन वही डाउनलोड करें जिसका आपको सही में यूज हो। अननेसेसरी अपनी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे उतने लोगों के पास आपके डेटा का एक्सेस जाएगा, ज्यादा जितने ज्यादा लोगों के पास डेटा का एक्सेस जाएगा उतना आपका डेटा चोरी होने का खतरा है। और जितनी भी कैशबैक वाली एप्लीकेशंस होती हैं जो प्रॉमिस करती है कि इतना कैशबैक मिलेगा या इतनी ये चीजें मिलेगी, इन पे विश्वास ना करें, हो सकता है कि वो गलत भी हो। ठीक है, तो आपके और क्वेश्चन, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ कि some applications are there to store all your passwords, those are locker apps, how safe are those applications? Okay, तो इन एप्लीकेशंस को पासवर्ड मैनेजमेंट या पासवर्ड मैनेजर एप्लीकेशंस बोलते हैं। तो जो पासवर्ड मैनेजर एप्लीकेशंस होती हैं एसेंशियली व्हाट दे डू इज कि आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट्स हैं, उनका पासवर्ड वो स्टोर करके रख लेती है। तो आपको सारे पासवर्ड याद नहीं करना पड़ते, वो एसेंशियली आपका काम इजी करने की कोशिश है। पर जो पासवर्ड मैनेजर एप्लीकेशन है वो भी उतनी ही वल्नरेबल है, उसमें भी उतनी खामियां जितनी किसी और एप्लीकेशन में है। तो अगर आप अपनी पासवर्ड मैनेजर एप्लीकेशन का पासवर्ड अपना नाम रखेंगे, अपना मोबाइल नंबर रखेंगे, तो फिर बस किसी को एक पासवर्ड रखने की, गेस करने की जरूरत, पासवर्ड उसके पास चले जाएंगे। पर्सनली मैं जो सिक्योरिटी अपने लिए अपनाता हूँ, मैं वही अपनाता हूँ कि मैं कोई भी पासवर्ड मैनेजर एप्लीकेशन यूज नहीं करता हूँ। मैंने अपने सारे पासवर्ड्स अलग अलग बना रखे हैं और इस तरह से बना रखे हैं कि वो सिर्फ मैं ही गेस कर सकता हूँ, कोई और गेस नहीं कर सकता है अनटिल एंड अनलेस मैं उसको ना बता दूं। तो पासवर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड रखें, थोड़े टफ रखें, पर वो पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। पासवर्ड मैनेजमेंट एप्लीकेशन आपका काम इजी कर देते हैं, पर अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें तो अपनी सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे भी यूज नहीं करके सारे पासवर्ड अपने आप से याद रख सकते हो। थोड़ा आपको टाइम लगेगा बट ये पॉसिबल है। ठीक है, आई होप मैंने आपका क्वेश्चन का सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि कस्टमर डिड पेमेंट बाय पेटीएम बट नॉट रिसीव्ड, शोज स्क्रीनशॉट बट पेमेंट नॉट रिसीव्ड। ओके, ऐसी बहुत सारी फर्जी एप्लीकेशन गूगल पे हैं जो फेक पेमेंट की स्क्रीनशॉट जनरेट कर सकते। ठीक है, कैसे? आपकी शॉप है, आपने पेटीएम का क्यूआर कोड लगा रखा है, करूंगा उसके बाद ये होगा। Are you audible, sir? आई एम आस्किंग, एम आई ऑडिबल? Yeah. Yes, you are audible, sir. You are audible.
ओके ओके, तो जैसे ही वो बंदा आएगा वो आपका क्यूआर करेगा, अमाउंट डालेगा, तो एप्लीकेशन अपने आप फर्जी स्क्रीनशॉट जनरेट करके दिखा देगा को, और वो जो बंदा होगा वो आपको स्क्रीनशॉट दिखाएगा, आपको लगेगा कि हाँ टाइम भी सही है, नंबर भी सही है और इसमें दिखा भी रहा है, तो पेमेंट आ गया होगा। पर तक आपके पास एसएमएस ना आए, जब तक आपके पास पेटीएम का मैसेज, किसी भी ऐसे कस्टमर की बात ना माने, बिकॉज रिसेंटली देहरादून में मैं हूँ अभी, और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट जहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ पे 2 या 3 महीने पहले एक केस हुआ था कि जो उनका रेगुलर कस्टमर था, जो वहाँ रोज 200-400 रुपए का सामान खरीदता था, उसने 3 महीने तक ऐसा किया। तो और उनको पता है, क्योंकि वो उस पर विश्वास करते थे, वो स्क्रीनशॉट दिखाता और वो मान लेते थे। वो पर वो जो स्क्रीन था वो उस फर्जी एप्लीकेशन से जनरेट करा हुआ होता था। तो ऐसे जो भी कस्टमर बोले कि मैंने पेमेंट स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ, आप मान लो, तो आप बोल सकते हो नहीं मैं नहीं मानूंगा, अगर मेरे पास नहीं आया है तो पेटीएम 3 दिन में आपको वापस पैसा लौटा देगा। पर जब तक आपके पास एसएमएस ना आए, पेटीएम की जो ट्यून बजती है एप्लीकेशन की वो ना बजे, तब तक आपको मानने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऑलमोस्ट ऑल द एप्लीकेशंस आस्क access permission on your contacts, gallery, etc. And if you do not allow, then it won't work. Is there any? नहीं, there is no way to avoid it. क्योंकि हम जो सर्विसेज इंटरनेट का माध्यम के लेते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमको एक्सेस कुछ ना कुछ दे। अब जैसे अगर आपको व्हाट्सएप यूज करना है और व्हाट्सएप पे स्टेटस देखना है, तो आपको व्हाट्सएप पे अपने कॉन्टेक्ट देना पड़ेगा। अगर आपको व्हाट्सएप पे फोटो भेजना है तो आपको अपने कैमरे और स्टोरेज का एक्सेस देना पड़ेगा। आपको फेसबुक पे लोकेशन शेयर करना है तो आपको जीपीएस का एक्सेस देना पड़ेगा। तो अब क्या होता है, जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करते हो, तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होती है कि आप गलत चीजें शेयर नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले सर्विस प्रोवाइडर पे भी होती है कि उसको एप्लीकेशन की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना है, और जो भी वो आप अपना डेटा एप्लीकेशन के साथ यूज कर रहे हो उसको सही से स्टोर करके रखना है, उसकी सेफ्टी और सुरक्षा का ध्यान रखना है। तो आप एक्सेस अपने डेटा का उन्हीं एप्लीकेशंस को दो जो आपको जरूरी है और आप जिनको बहुत अच्छे से जानते हो, नहीं तो वो एप्लीकेशंस काम नहीं करती। ठीक है, अभी इंडिया में हमारे यूजर के पर्सनल डेटा के प्रोटेक्शन के लिए कोई भी स्पेशल लॉ नहीं है, पर लास्ट जो पार्लियामेंट का सेशन था उसमें एक बिल पेश हुआ था, और ऐसी उम्मीद है कि जब वो बिल कानून बन के आएगा, हमारे पास हमारे डेटा, हमारा जो डेटा सर्विस प्रोवाइडर्स के पास स्टोर होता है उस पर हमारा ज्यादा अधिकार होगा। तब तक के लिए अधिकार हो या ना हो, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, अपनी सुरक्षा किसी और के हाथ में नहीं है। तो आपको सावधान भी रहना है, सतर्क भी रहना है। एक एक परमिशन आप अलाउ कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन को, तो बहुत ध्यान से करिए। कोई भी ऐसी एप्लीकेशन मत डाउनलोड कीजिए जो आलतू फालतू है और जिसकी आपको जरूरत नहीं है। आप अननेसेसरी अपना डेटा शेयर करेंगे और आपको उसकी कोई सर्विस भी या कोई ऐसा फायदा भी नहीं होगा। सर, कैन वी सेव पासवर्ड इन आवर मोबाइल इफ पासवर्ड इज कॉम्प्लिकेटेड? मेरा ऐसा मानना है कि पासवर्ड की सिर्फ एक कॉपी सेव्ड होना चाहिए और वो आपके दिमाग में होना चाहिए, बस। उसके अलावा कोई भी कॉपी कहीं पे भी, जैसे मेरी डायरी है, मैंने अगर डायरी में अपना पासवर्ड रखा और मेरी डायरी घूम गई, तो फिर मेरा पासवर्ड भी मैं भूल जाऊंगा, और जिसके पास डायरी जाएगी उसको भी समझ पड़ जाएगी कि मेरा पासवर्ड है। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी शेयर करता हूँ। एक सीए थे, 1 साल पहले का केस है। तो वो जितने भी अपने क्लाइंट्स का इनकम टैक्स रिटर्न भरते थे वो ऑनलाइन भरते थे। तो जितने भी उनके क्लाइंट अकाउंट्स थे उनका सबका पासवर्ड उन्होंने डायरी में लिख रखा था। ठीक है, अब आपको भी पता है कि अगर आपका बिजनेस है या आप पर्सनल कैपेसिटी में भी काम करते हैं, तो इनकम टैक्स बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज है और कहीं पे भी किसी भी अननेसेसरी बंदे को या अनऑथोराइज बंदे को पता नहीं चलना चाहिए। तो उनकी एक छोटी सी डायरी थी, इतनी बड़ी, जिसमें 200-250 लोगों के पासवर्ड्स थे। अब जो उनका असिस्टेंट था उसने वो डायरी चुरा ली। जब उसने वो डायरी चुरा ली तो उनके 4-5 क्लाइंट के अकाउंट से उसने अननेसेसरी इनकम टैक्स रिटर्न्स भरे, ऐसे अमाउंट भरे जितनी ग्रोथ पॉसिबल भी नहीं थी। अगर ऐसा होगा तो इनकम टैक्स डिटेक्ट करेगा, और दिक्कत किसको होगी? ना सीए को होगी, ना उसके असिस्टेंट को होगी, आपको होगी। तो ये पासवर्ड लिख के रखने का ये नुकसान है।
तो आप पासवर्ड लिख के ना रखें, कोशिश करें कि एक पासवर्ड बनाएं, उसको याद रखें, 10-12 बार डालें तो वो याद हो जाएगा, फिर दूसरी जगह पासवर्ड चेंज करें, तो एक एक करके आप अपनी ऐसे धीरे धीरे सिक्योरिटी इंप्रूव कर सकते हो। और ये भी होता है कि एक पासवर्ड 4-5 साल तक नहीं रखना चाहिए, आपको 6 महीने 4 महीने में पासवर्ड भी बदल लेना चाहिए। पासवर्ड एक तरह के आपके घर के ताले जैसा होता है, आपका लॉक जितना स्ट्रांग है आपका घर उतना सेफ है, और कोई भी इजीली ताला नहीं तोड़ सकता है। अगर आप अपने घर पे एकदम छोटा सा ताला लगाओगे तो एक हथौड़ी की मार से टूट जाएगा। वैसे आप अपना नाम या मोबाइल नंबर पासवर्ड रखेंगे तो आपके अकाउंट्स का एक्सेस किसी भी अनऑथोराइज बंदे के पास जा सकता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस आप लोगों के पास, या फिर मैं एक दो कुछ केस स्टडीज हैं जो बच गई है वो शेयर करके सेशन खत्म करूं? अगर आपके क्वेश्चन है तो आप बता सकते नो मोर क्वेश्चन सर। हैं। ओके, जी। ठीक है, तो मैं अभी हमारे पास 5 मिनट टाइम है, तो मैं टाइम को यूटिलाइज करके 2 केस स्टडीज शेयर कर देता हूँ, दैट्स ओके। तो पहला जो केस स्टडी है वो है आपकी आईडी के क्लोन होने का। जब मैं आपको फेसबुक के बारे में बात कर रहा था तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप पब्लिक सेटिंग्स रखते हैं तो सबके पास एक्सेस होता है, ठीक है। अब मान लो मेरी आईडी है, मेरी आईडी पे सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक है, और किसी को मेरी फर्जी आईडी बनाना है, तो उसके लिए बहुत इजी है। वो क्या करेगा, वो इजीली जाएगा फेसबुक पे, कोई फर्जी ईमेल एड्रेस से मेरा अकाउंट बना लेगा। अब मेरी क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वो फेक अकाउंट में डाल देगा। अब वो फेक अकाउंट में जब सारी इन्फॉर्मेशन डाल देगा तो जो मेरा ओरिजिनल अकाउंट है वो और जो डुप्लीकेट अकाउंट है वो हूबहू सेम है। अब जब मेरी फ्रेंड लिस्ट भी पब्लिक है तो वो मेरे सारे दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकता है। अब जब वो मेरे सारे दोस्तों से कनेक्ट हो गया तो जो ओरिजिनल अकाउंट है वही फेक अकाउंट है। अब अगर फेक अकाउंट में इतनी सारी इंफॉर्मेशन होगी और किसी के पास भी फ्रेंड रिक्वेस्ट जाएगी तो वो राज समझ के एक्सेप्ट कर लेगा। तो मैं हजार लोगों से कनेक्टेड हूँ, वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में एक एक को भेज के 800-900 लोगों से कनेक्ट हो गया। तो जैसी मेरी आईडी है वैसी वो फर्जी आईडी भी है। अब वो मेरी आईडी से किसी को गाली दे सकता है, किसी को ब्लैकमेल कर सकता है, किसी के बारे में कुछ भी पोस्ट कर सकता है। और ये जब भी होगा, फोटो मेरा है, नाम मेरा है, और अगर किसी ने उस आईडी के अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी तो जब सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मेरी डली हुई है तो सबसे पहले शक मुझी पे आएगा। ये ऑब्वियसली वर्स्ट केस सिनेरियो है, बट ऐसे काफी केसेस हो। आप अपनी सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जब आप ऑनलाइन चीजें कर रहे हैं। अब इसके बाद एक और केस स्टडी है जिसमें ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट की बात करता हूं मैं। ब्लैकमेलिंग या हरासमेंट जो फोटोज को लेके होता है वो सिर्फ लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए नहीं होता है, दोनों लोगों के साथ होता है, पर लोग रिपोर्ट करने से डरते हैं। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक विक्टिम की हेल्प करी थी, जिसमें क्या हुआ था कि उन्हें मॉडलिंग करना थी। तो उनको कोई ऐसे गूगल पे उन्होंने सर्च किया, किसी वेबसाइट से कोई नंबर मिला, और किसी एक फोटोग्राफर जो मॉडल्स वाले प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं उससे बातचीत होना शुरू हुई। उस फोटोग्राफर ने बड़ी चीजें प्रॉमिस करी, लड़की 20 साल की थी कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पर तुमको कुछ कुछ ऐसे ऐसे फोटोज भेजना पड़ेंगे। उसका कहने का वो ऐसे बोलता था, तुमको अपने सेमी न्यूड फोटोज भेजना पड़ेंगे, ऐसे फोटोज भेजना जरूरी है अगर तुम्हें ऑफर्स चाहिए तो, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसने इस तरह से बहुत ब्लैकमेल किया, और लड़की अपनी इतनी पूरी प्रोफाइल बना के उसको भेज चुकी थी कि उसने अपना घर का एड्रेस भी उसके साथ शेयर कर दिया था, अपनी मम्मी का फोन नंबर भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में लिखा हुआ था तो शेयर कर दिया था। फिर वो जो फोटोग्राफर था वो लड़की की मम्मी को फोन ला के भी बोलता था कि मैं लड़की आपकी बेटी के सारे फोटो वायरल कर दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दो। और जो वो लड़की की मम्मी थी वो सिंगल पेरेंट थी, तो वो काफी डरी हुई थी और दे वर नॉट रेडी टू रिपोर्ट कि ऑलरेडी वो सिंगल पेरेंट है और जो भी पैसे मांग रहे हैं देके खत्म करते हैं। सो दे डिसाइडेड ऑन गिविंग द मनी, और समहाउ उन लोगों को हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिला। फिर लड़की इतनी डरी हुई थी कि शी वाज जस्ट लाइक रेडी टू सुसाइड, और वो अपने कॉलेज भी नहीं जाना चाहती थी अपनी पढ़ाई रिज्यूम करने के लिए। फिर हम लोगों ने उसकी बात करवाई एक लेडी इंस्पेक्टर से उसी के होम टाउन में, और इन्वेस्टिगेशन हुआ, उस बंदे को पकड़ा गया। अब सब कुछ ठीक है, और 1 साल में ये हुआ है
कि अब वो सब फाइनली वो जो साउथ इंडियन एक मूवी है उसमें वो डेब्यू कर रही है। तो जो भी ब्लैकमेलिंग या हरासमेंट के केस होते हैं उसमें सबसे बड़ा जो स्ट्रगल होता है विक्टिम का, वो रिपोर्ट करने वाला होता है, क्योंकि उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती और 50 क्वेश्चन होते हैं। और स्पेशली जब जो विक्टिम 16 से 20-22 की उम्र में होता है, उसके मन में क्वेश्चन होता है कि मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे, मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे मारेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जो लोग मैरिड लोग होते हैं उनके इसमें ये होता है कि अब मेरा क्या होगा, सोसाइटी मेरा क्या सोचेगी, अब मुझे डाइवोर्स करना पड़ेगा, और इसी चीजें वो रिपोर्ट नहीं करते हैं और सफर करते रहते हैं। एक मेरे पास केस आया था अगेन मुंबई का ही, जहाँ पर जो विक्टिम थे वो 70 इयर्स की एज थी उनकी, और उन्होंने कुछ 2 करोड़ 20 लाख रुपए अपने ब्लैकमेलर्स को दे दिए थे। ये 2-2.5 साल पुराना केस है, पर हाँ, ब्लैकमेलिंग से डरे ना। और हाँ, अब टाइम हो चुका है तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या क्या चीजें बोली है आपको। आज सबसे पहले जाके अपना पासवर्ड बदलना है। दूसरा, अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को चेंज करना है। जो भी व्हाट्सएप पे आलतू फालतू के ऑफर्स आते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, उनको ना तो फॉरवर्ड करना है, ना ही फेक न्यूज को फॉरवर्ड करना है। बेसिक रूल ये है कि जो भी न्यूज व्हाट्सएप पे आती है वो फेक है। जो भी ऑफर्स के साथ लिंक्स आती है उन पे अपनी कोई जानकारी शेयर नहीं करना है। आपको अपनी पूरी कोशिश करना है कि फेक न्यूज के कारण आपके साथ वाले लोग विक्टिम ना बने। फिर फेसबुक पे जो एप्लीकेशंस होती हैं जो बोलती है कि आप रामायण के कौन से पात्र हैं, किस हीरो जैसे दिखते हैं, किस हीरोइन जैसे दिखते हैं, आपकी डेथ कब होगी, आप कितना पैसा कमाओगे, इन पे इनको कोई भी परमिशन नहीं देना है। और अगर आपने पहले परमिशन दे रखी है, अगर आपने परमिशन दे रखी है तो आप जाइए अपनी अकाउंट सेटिंग्स में, एप्लीकेशंस में, और ये सारी परमिशंस को हटाइए। उसके बाद किसी भी डेटिंग एप्लीकेशन पे आपको ऐसा वीडियो कॉल नहीं करना है जो आप पब्लिकली नहीं करोगे। तो जो अगेन एक वीडियो कॉल करने में बहुत अच्छा ग्राउंड रूल ये है कि आप वीडियो कॉल पे वही चीजें करो जो आप एक चौराहे पे खड़े होके करोगे। अगर आप चौराहे पे खड़े होके अपने कपड़े नहीं खोल सकते हो तो आपको वीडियो कॉल पे भी खोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो बंदा या बंदी आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो, वीडियो कॉल पे ऐसी कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कब वो आपको ब्लैकमेल करने के लिए यूज करी जा सकती है। जहाँ तक ऑनलाइन पेमेंट्स की बात है, पेमेंट रिसीव करने के लिए सिर्फ मोबाइल नंबर देना होता है या यूपीआई एड्रेस देना होता है, बस। तो जहां से मैं आकर किसी को भी अपने अकाउंट से उल्टा पैसा ना दे दें। और अगर कभी कुछ ऐसा होता है कि इस बारे में मैंने अभी तक बात नहीं करी, कि आपका कार्ड आपके पास है, आपने कभी भी किसी से कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी, और आप इंदौर में ही हैं या रतलाम में ही हैं या किसी और सिटी में, पर पैसा कहीं और से निकल गया, तो अगर ऐसे कोई केसेस होते हैं तो रिजर्व बैंक ने बोल रखा है कि अगर कस्टमर की कोई गलती नहीं है तो बैंक को पैसा देना होता है। तो थोड़ा जागरूक रहे। मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन लास्ट स्लाइड में शेयर करी थी, अगर आप लोग चाहे तो मैं फिर से शेयर कर दूंगा। मेरी टीम ऑन अ डेली बेसिस लोगों की क्वेरीज आंसर करती है और केसेस में हेल्प करती है। तो आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हो जो आप लोग अभी नहीं पूछ पाए हैं या आने आने वाले टाइम में पूछना चाहते हैं, तो आप जरूर पूछें। आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में पूछिए, इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश में पूछिए। लैंग्वेज हमारे लिए कोई बैरियर नहीं है। तो इसी के साथ मेरी तरफ से सारी चीज हो चुकी है, अब टाइम भी हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 1 घंटा हम लोगों ने ये सेशन किया, ये वेबिनार किया, ये आप लोगों की को डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। और मेरे लिए कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो मेरा भी नंबर यहाँ पर है, आप मुझे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को अटेंड करने के लिए। और ये जो ऑर्गेनाइजिंग टीम, अगेन मैं उनको बोलता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू। कोरोना वायरस चल रहा है, धीरे कम होगा, पर अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए, फिजिकली भी और डिजिटल वर्ल्ड में भी। थैंक यू सो मच। अनुमित्र मंडल इंदौर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और हमारे आज के वक्ता जो बदनावर से हैं, श्री राज जी पगारिया, जिनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमको साइबर सिक्योरिटी के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से समझाया। और मुझे लगता है कि हमारी जो बेसिक क्वेरीज थी उन सबको बहुत आसानी से सॉल्व किया, मतलब कोई परेशानी नहीं हम लोगों को। और इसके अलावा मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि अगर किसी को भी कोई परेशानी हो तो चूंकि राज जी ने अपना नंबर शेयर किया है, सभी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और चूंकि अभी लॉकडाउन जारी है मेरे दोस्तों,
तो हम जो अगला जो हमारा वेबिनार लेके आने वाले हैं, वो प्रसिद्ध वक्ता श्री सुनील जी जैन सीए साहब का लेके आने वाले हैं, जिसमें वो हमें बताएंगे मनी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट पोस्ट लॉकडाउन। तो आप सब लोग हम इसी तरह हम सभी से जुड़े रहें। धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र, जय गुरु उमेश।